नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आइए शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन सेशन की। चर्चा करेंगे राजस्थान की नदियां, और राजस्थान की नदियों का ये अंतिम सेशन है। आज अपन राजस्थान की नदियों को जो है कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद जो है झीलें, अगला टॉपिक अपन जो है शुरू करने वाले हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कल सेशन नहीं हो पाए थे, जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया था कि कल जो है सेशन नहीं हो पाएंगे। कल घर पे थोड़ा कार्य था इसलिए नहीं हो पाए। आज से आपके सारे सेशन जो है ऑन टाइम और कंटिन्यू होंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि सर सिलेबस नहीं हो पाएगा, इस तरीके से एक आधे दिन के बीच में छुट्टी करेंगे तो। लेकिन हम सब ये जितनी भी एक आधे दिन की छुट्टी आती है वो सब पहले से जो है प्री डिसाइडेड होती है। तो इन सब छुट्टियों से आपके सिलेबस पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब आगे जो है वो कुछ दिन तक कोई छुट्टी नहीं है आपकी। लगभग इस पूरे महीने कंटिन्यू आपकी क्लास होगी। और इस पूरे महीने में, यानी इस 9वां महीना चल रहा है ये, इस महीने में हम क्या क्या कर लेंगे देखिए। तो इस महीने में हम मनोविज्ञान आपका पूरा कर लेंगे, इस महीने में हम भूगोल पूरा कर लेंगे, इस महीने में हम कला संस्कृति को करेंगे। तो ये सब चीजें कर लेंगे, प्लस शिक्षण विधियां हम करेंगे। तो जितना आपको समय बताया गया है 2 महीने का, उस 2 महीने के टाइम पीरियड में अपन जो है पूरा सिलेबस जो है कवर आपको करवा देंगे। तो चलिए बिना किसी संकोच के, बिना किसी संदेह के आप सेशन को शुरू करते हैं। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। भारती, रोहित, स्वागत आपका। हिमांशु, जितेंद्र, आशा, रेखा, प्रमोद, ऋतु, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एक बार आ जाइए सारे बच्चे, फिर अपन जो है आज के सेशन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। एक सेकंड में शुरू करते हैं। आ जाओ सारे बच्चे। एक बार सारे बच्चे शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, तो फिर शुरू करें सेशन। चलिए चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ने वाले हैं, है ना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम आंतरिक प्रवाह की नदियां जो है पढ़ने वाले हैं। और जिन बच्चों को पहले से ब्लॉक किया हुआ था, जिनके कमेंट नहीं दिख रहे थे, कल बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया तो उनको अनब्लॉक कर दिया है। तो अगर आप अब हमें कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट भी जो है वो दिखेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे जो थोड़ी सी क्लास में जो है वो लापरवाही करते हैं या जो ज्यादा बातें करते थे, उनको कुछ समय पहले ब्लॉक कर दिया गया था, तो उनको भी अब अनब्लॉक कर दिया गया है। देखिए हमने जो है कितना पढ़ लिया है। हमने राजस्थान के अंदर जो राजस्थान की नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, जिसमें अरब सागर की नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदियां और आंतरिक प्रवाह की नदियों में से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियां पढ़ ली है। और आज हम चर्चा करेंगे, BS जाट जी, आज हम चर्चा करेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत मोस्ट नदियां आंतरिक प्रवाह की मैं आपको यहाँ पर जो है करवाने वाला हूँ। तो देखिए आंतरिक प्रवाह की कौन कौन सी नदियां हैं, आइए शुरू करते हैं। और ये जो है आपका 18वां सेशन है। इससे पहले अपन जो है 17 सेशन पूरे कर चुके हैं और सबकी PDF आपको मिल चुकी है। जिनको PDF नहीं मिली है वो टेलीग्राम पे ज्वाइन करें और वहां से PDF जो है वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। देखिए अंत प्रवाह की नदियां कह लीजिए या आंतरिक प्रवाह की नदियां कह लीजिए, कौन कौन सी नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह की नदियों में जो है वो आती है। आंतरिक प्रवाह की नदियों के अंदर सबसे पहले जो मुख्य नदी आती है, उसमें नदी आती है घग्गर नदी। और घग्गर नदी जो है राजस्थान के अंदर, उत्तरी राजस्थान जो है, पश्चिमी जो राजस्थान है, रेगिस्तान की ये मुख्य नदी है। और खास तौर पर ये नदी राजस्थान के 2 ही जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ में ये जो है प्रवाहित होती है। तो आइए चर्चा करते हैं। घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है वो फालका पहाड़ी है, शिवालिक, हिमाचल प्रदेश में।
शिवालिक जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें एक पहाड़ी है जिसका नाम है फालका। जैसे हम ये कहते हैं कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली में भी अलग अलग पहाड़ियों के नाम है ना। जैसे सिक्कर की पहाड़ियों को हम अलग नाम से जानते हैं, हर्ष की पहाड़ियां हैं, कहीं गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। इसी प्रकार शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है हिमाचल प्रदेश में, उसके अंदर एक पहाड़ी है शिवालिक पहाड़ी, फालका पहाड़ी। उस फालका पहाड़ी से जो है वो घग्गर नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। तो घग्गर नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के बाद ये पंजाब में बहते हुए, हरियाणा में बहते हुए और राजस्थान के अंदर जो है वो हनुमानगढ़ में क्या करती है, प्रवेश करती है। इसका वहां क्षेत्र राजस्थान में अगर बात करेंगे तो गंगानगर और हनुमानगढ़ है, बाकी हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में बहती है। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 465 किलोमीटर है। कहां से लेकर, जहां से इसका उद्गम स्थान है वहां से लेकर, और टोटल जो इसकी लंबाई है पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक 465 किलोमीटर ये जो नदी है लंबी है। और राजस्थान में ये नदी जो है 100 किलोमीटर बहती है। ये क्वेश्चन मोस्ट है कि घग्गर नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है, इस प्रकार के क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड पूछता है। अधीनस्थ बोर्ड को अगर आप देखोगे, अभी हम आपको दिसंबर के माह में अधीनस्थ बोर्ड ने जितने भी पेपर करवाए हैं अब तक, उनका जो जीके है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो पेपर करवाए गए हैं और उसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों के उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको करवाएंगे, जिसमें हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन सब के क्वेश्चन हम आपको कवर करवा देंगे। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन हमने जो विश्लेषण किया है कि अधीनस्थ बोर्ड ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है जो थोड़े से क्या हो, अलग टाइप के हो, यानी थोड़ा सा अधीनस्थ बोर्ड का जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो हार्ड होता है। इसीलिए हम सबको जो है थोड़ा सा और ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा, वरना काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन याद रखना कि शिवालिक जो ये घग्गर नदी है इसकी राजस्थान में लंबाई 100 किलोमीटर है। इस नदी को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे इसको मृत नदी भी कहते हैं, इसको सरस्वती नदी कहा जाता था प्राचीन समय में, दृष्टवती नदी जो इसको कहा जाता था, नट नदी भी इसको कहा जाता है, और पाकिस्तान में इस नदी के बहाव क्षेत्र को हकरा कहा जाता है, हकरा कहा जाता है। तो क्वेश्चन इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो भारत में इसका अपवाह क्षेत्र और एक पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जैसे ही ये गंगानगर से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, राजस्थान की वह नदी जो पाकिस्तान में जाती है, राजस्थान की वह नदी जिसमें बाढ़ आने पर पाकिस्तान में बाढ़ आ जाती है, राजस्थान की वह नदी जिसमें पानी की अधिकता के कारण पाकिस्तान में बाढ़ आती है। तो ये जो नदी है वो आपकी कौन सी नदी है, घग्गर नदी है। कौन सी नदी है अनिल कुमार जी, घग्गर नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसको अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो ये राजस्थान का आपका मैप है, और इस राजस्थान के मैप में इस नदी को आप समझना चाहोगे। एक बार मैप में समझ में आ गई नदी तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा किसी नदी को पढ़ना पड़ेगा मैप में। इसीलिए थोड़ा सा इस नदी के टॉपिक को कराने में हम लगभग 4 दिन हो गए ना, 4 से 5 दिन हो गए हैं, लेकिन ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर नदियों से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। देखिए, इनके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, वो सारी नदियां हम क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। ठीक है, वो छोटी छोटी नदियां हैं वो क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। 200 क्वेश्चन करवाने थे आपको इस टॉपिक के, 100 क्वेश्चन हमने करवा दिए, 100 और आपको करवा दिए जाएंगे। तो देखिए, ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला है और इसके अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है कालका पहाड़ी, और इस कालका पहाड़ी से ये नदी निकलती है और पंजाब हरियाणा में बहती बहती यहाँ टिब्बी नामक स्थान है, ये हनुमानगढ़ का कौन सा स्थान है, टिब्बी नामक स्थान है, टिब्बी नामक तहसील है, इसमें ये जो है वो प्रवेश करती है। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि राजस्थान में घग्गर नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है, राजस्थान में घग्गर नदी किस स्थान पे प्रवेश करती है, तो टिब्बी नामक स्थान पे जो है वो प्रवेश करती है। और यहां पर एक झील बनती है और उस झील का नाम है तलवाड़ा झील। कौन सी झील है ये, तलवाड़ा झील है। कुल लंबाई इसकी 465, राजस्थान में ये 100 किलोमीटर बहती है। इस तलवाड़ा झील के बाद ये बहती बहती कालीबंगा, पीलीबंगा और फिर गंगानगर में बहती बहती जो है वो इधर चली जाती है। इसी नदी की जो एक प्राचीन शाखा है जो सरस्वती नदी है, ठीक है, इसके एक आंतरिक यानी अंदरूनी भूमि के अंतर भूमिगत एक जल पट्टी बनती है, जो कहां बनती है, पाकिस्तान, ये बनती है जैसलमेर में। ये क्या बनती है, इसकी भूमिगत जल पट्टी बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं,
जैसलमेर की यहाँ पर सेवन घास होती है, जल पट्टी, आंतरिक जल पट्टी बनती है जैसलमेर में इसी घग्गर नदी के आंतरिक प्रवाह के कारण। ठीक है, और इसी घग्गर नदी के किनारे पर जो है वो कालीबंगा सभ्यता भी स्थित है और इसका पानी पाकिस्तान के फुटबाज तक चला जाता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी राजस्थान में 100 किलोमीटर बहने वाली है। ये आंतरिक प्रवाह यानी ये भूमि के अंदर ही बहती है ज्यादातर, है ना। ये जो नदी है, ये नदी हमारे प्राचीन वेदों से जुड़ी है, जिसे प्राचीन समय में सरस्वती नदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? और इसका पानी अरब सागर में जाया करता था, सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी। लेकिन कुछ भू कारणों के कारण, है ना, भू हलचल के कारण ये नदी जो है वो लुप्त हो गई है, यानी ये नदी ऊपर दिखाई नहीं देती है। आज भी वैज्ञानिकों का, भूवेताओं का मानना है कि ये अंदरूनी रूप से बहती है, यानी भूमि के अंदर अंदर ही ये नदी जो है वो क्या करती है, बहती है। मोहनलाल जी, ममता जी कैसे हैं, गोवर्धन जी, स्वीटी जी, है ना, निशा कैसे हैं आप, मनोज भाई कैसे हैं आप, बहुत बहुत स्वागत आपका। कल आपने कहा था कॉल करके कि सर अनब्लॉक कर दीजिए, और हमने कर दिया है। अब हम आपसे आशा रखेंगे कि आप अब मेहनत करेंगे और बाकी सब चीजों को ध्यान हटाकर, आपको कोई क्या कमेंट कर रहा है या आपको कोई क्या कह रहा है, इनका रिप्लाई करने की जगह आप रजिस्टर में नोट्स बना के अच्छे से पढ़ेंगे और सफल होके कॉल करेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। हम यही चाहते हैं, ठीक है। तो बस पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इस नदी के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है नाली या पाट क्षेत्र कहलाता है, जो राजस्थान में है, और हक्करा क्षेत्र कहलाता है, जो कि पाकिस्तान में है। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट जो नदी आती है वो आती है आपकी कांतली नदी। कौन सी नदी आती है? कांतली नदी आती है। देखिए कांतली नदी, इसको भी हम मैप में समझने का प्रयास करेंगे। उद्गम जो इसका है खंडेला की पहाड़ी सिकर से होता है। इसकी लंबाई भी 100 किलोमीटर है और अपवाह क्षेत्र इसका तोरावाटी कहलाता है। इस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। इस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। तो ये जो नदी है वो है आपकी कांतली नदी। ये है सिक्कर की पहाड़ी खंडेला, सिक्कर की खंडेला पहाड़ी है, और यहां से बरसात के समय एक नदी निकलती है जो इस प्रकार सिक्कर से झुंझुनू की ओर बहती है और चूरू की सीमा तक चली जाती है। इस नदी का उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ी है ये, और ये बहती है कहां पर? 2 ही जिलों में बहती है, सीकर और झुंझुनू में। सीकर के अंदर इस नदी पर एक सभ्यता स्थित है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता, जो कि नीमका थाना में स्थित है, और झुंझुनू में इसके ऊपर एक सभ्यता स्थल स्थित है जिसका नाम है सुनारी सभ्यता, जो कि झुंझुनू में स्थित है। तो ये हो गई आपकी कांतली नदी। इसके बाद एक नदी आती है जिसका नाम है साबी नदी। साबी नदी ये जो है वो आपकी सेवर की पहाड़ी से निकलती है जयपुर में। जयपुर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है सेवर की पहाड़ी। इस सेवर की पहाड़ी से निकलकर ये नदी जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में जाती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो अधीनस्थ बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछता है टेढ़े मेढ़े कि राजस्थान की वह कौन सी नदी है, राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो हरियाणा के गुरुग्राम तक पहुंचती है या गुरुग्राम हरियाणा तक पहुंचती है। तो ये हालांकि ये नदियां जो है वो बरसाती नदी है, ऐसा नहीं है कि कोई भी 12 नदी है, सब बरसाती नदी है। तो यहां से सेवर जयपुर से निकलती है। जोधपुरा इस पे एक सभ्यता स्थित है। जयपुर में ही क्या है, एक जोधपुरा नामक सभ्यता स्थल आपने पढ़ा होगा। तो जोधपुरा सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, या जोधपुरा सभ्यता का विकास किस नदी पर हुआ, इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि जोधपुरा जो सभ्यता है उसका जो विकास हुआ था वो हुआ था साबी नदी के तट पर। और आगे ये कहां चली जाती है, अलवर में निकलते हुए, अलवर से निकलते हुए ये गुरुग्राम जो है वो चली जाती है। अपवाह क्षेत्र इसका है जयपुर, अलवर और गुरुग्राम। नेक्स्ट जो नदी आती है वो आती है आपकी रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी ये जो है वो, इस नदी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और वो नाम है वराह नदी। क्या नाम है इसका? वराह नदी भी इसको कहा जाता है। और ये अलवर भरतपुर 2 ही जगह बहती है। उदयनाथ की पहाड़ी स्थित है अलवर में। कौन सी पहाड़ी है ये? उदयनाथ की पहाड़ी, है ना, उदयनाथ।
एक चिड़ियानाथ की पहाड़ी तो कहां पर स्थित है, जोधपुर में, और उदयनाथ की पहाड़ी है ये कहां पर है, अलवर में स्थित है। और इस उदयनाथ की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और ये नदी जो है वो कहां चली जाती है, मोती झील भरतपुर में चली जाती है। और इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, सीकरी बांध। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीकरी बांध कहां पर स्थित है या कौन सी नदी में है, तो कहां स्थित है, भरतपुर में है, और नदी है आपकी रूपा रेल नदी। और ये जो नदी है वो उदयनाथ से चलकर जो है वो मोती झील में प्रवेश करती है। और मोती झील जो है वो क्या है, मोती झील भरतपुर की जीवन रेखा है। इसी मोती झील से जो है भरतपुर को पानी की आवश्यकता पूरी होती है, पेयजल की आपूर्ति होती है। तो भरतपुर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, या भरतपुर की जीवन रेखा क्या है, या भरतपुर की जीवन रेखा कौन सी झील है, तो भरतपुर की जीवन रेखा हो गई आपकी मोती झील। अब क्या हुआ, इस मोती झील को एक चैनल के द्वारा, एक लिंक चैनल यानी एक पट्टी के द्वारा जो है वो एक नाली के द्वारा किससे जोड़ा गया, लोहागढ़ से जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, ताकि इस मोती झील का पानी लोहागढ़ में पहुंच सके। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि लोहागढ़ में किस झील को सुरंग के द्वारा जोड़ा गया है, मोती झील को। और ये जो चैनल है, ये जो चैनल है, इस चैनल का ही नाम क्या है, सुजान गंगा। क्या नाम है, सुजान गंगा, जिससे मोती झील को लोहागढ़ से जोड़ता है। मोती झील को लोहागढ़ से जोड़ने वाला चैनल किस नाम से जाना जाता है, सुजान गंगा के नाम से जाना जाता है। ये हो गई रूपा रेल नदी। इसके बाद जो नदी आती है विद्वान साथियों, वो आती है कांकनी नदी या कांकन्य नदी, इसको जो है वो कहा जाता है। क्या है इसके बारे में देखिएगा, ये नदी का अन्य नाम है मसूरदी नदी। क्या नाम है, मसूरदी नदी है। उपनाम इसका मसूरदी नदी है। कोटरी गांव है जैसलमेर में। कांकन्य या कांकनी नदी जो है वो कहां पर बहती है, जैसलमेर में बहती है। जब बारिश बहुत अच्छी आती है, अच्छी सी बारिश हो जाती है, तो ये नदी जो है वो बहती है। राकेश जाट जी आप अच्छा पढ़ाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपको अच्छा लगा। बस ऐसा है कि मुझसे भी अच्छा बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन ठीक है, हम भी देखो, हर व्यक्ति अपने हिसाब से अच्छा ही पढ़ाता है। कोई भी, आप भी जब पढ़ाओगे तो बहुत अच्छा पढ़ाओगे, लेकिन ठीक है, आपको पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो ज्योग्राफी के बहुत सारे वीडियो जो है वो पहले, इससे पहले मैंने आपको ज्योग्राफी रीट में नहीं करवाई थी, क्योंकि ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, आर्ट कल्चर के बहुत सारे सेशन यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि कोई भी जो सेशन है ना, यानी यूट्यूब पर पड़ा तो बहुत है, लेकिन कंप्लीट नहीं है कहीं पर भी। जैसे अगर भूगोल देखोगे आप, तो भूगोल के किसी चैनल पर एक टॉपिक है, किसी चैनल पर एक टॉपिक है। यानी जिन चैनलों के ऐप बन गए हैं, उन्होंने क्या किया, वहां से पूरा ज्योग्राफी न रखकर कुछ पार्ट, जैसे ज्योग्राफी में नदी रख दी तो बाकी टॉपिक नहीं मिलेंगे। हिस्ट्री में आपको मेवाड़ का इतिहास मिल गया तो आपको बाकी नहीं मिलेगा। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक बार फिर से ज्योग्राफी पढ़ें, और ज्योग्राफी पढ़कर एक सेशन की सीरीज बनाए, जिसमें किसी एक एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, जैसे रीट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो रीट के पूरे टॉपिक आपको मिले। रीट के पूरे टॉपिक जो आपका सिलेबस का लाइन टू लाइन टॉपिक है, वो एक ही जगह पर मिल जाए। अब आप हालांकि यूट्यूब से पढ़ सकते हो कि भाई नदी पढ़नी है, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, फिर आपको भटकना पड़ रहा था। मैंने देखा कि बच्चों को भटकना पड़ रहा है, बहुत सारे अलग अलग चैनल पे जाके उनको पढ़ना पड़ता है उस चीजों को। तो फिर बस छोटा सा प्रयास यही किया कि चलो हम ऐसा करते हैं कि हमारा काम ही है ये रीट की तैयारी करवाना, तो ये चीजें तो आपको आगे भी काम आती रहेगी। तो फिर एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें इस एग्जाम से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं रीट के, है ना, हिस्ट्री के, सब आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी, प्लस सबकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। माया शेखावत जी, लाभू राम जी, कैसे हैं आप? 2 दिनों से सेशन थोड़े कम हुए हैं। 2 दिनों में क्या है कि एक तो परसों तो रात को सेशन नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे कोई जानकार रिश्तेदार था, उनके घर पर गोगो जी की वो थी रात, कहते ना गोगा जी की रात जगाना। जानते हो आप गोगा जी को, तो आप अच्छी तरह से जानते हो। गोगा जी की रात थी, तो अब उन्हें हमको कह दिया कि भाई आपको अपने मारवाड़ी में घरे बुलाओ देना आ गया कि भाई मारे रात है,
और थानाणु है तो फिर कि अगर देखो सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी पड़े। और फिर यहाँ जब हम जाते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में तो यहाँ से भी हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। जैसे कि गोगा जी की आराधना में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? गोगा जी की आराधना में कौन सा वाद्य? अब हमने पढ़ा तो था, आपने भी पढ़ा था कि डेरू बजाया जाता है, लेकिन जब हम वहां गए रात में उस जागरण में गए तो हमने वहां पर क्या देखा? डेरू देखा कि डेरू कैसा होता है। ठीक है, सांकल नृत्य किस की आराधना में किया जाता है? सांकल नृत्य। सांकल नृत्य, तो सांकल नृत्य भी गोगा जी की आराधना में किया जाता है। भगत जब ऐसे पूरी रात हो जाती है, 1:30-2 बज जाते हैं, तो सांकल नृत्य करते हैं, अपने शरीर के ऊपर गर्म सांकल ऐसे लगाते हैं, इससे सांकल नृत्य जो है वो कहा जाता है। 11th-12th एनसीईआरटी जितनी देखो राजस्थानी फूड जितना हमारे सिलेबस का पार्ट है वो सब आपको करवाया जा रहा है एनसीईआरटी से, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो उपनाम मसूरदी नदी है, उद्गम कोटरी गांव जैसलमेर से है और अपवाह क्षेत्र इसका जैसलमेर में ही है, केवल जैसलमेर में बहती है। ये कोटरी गांव से निकलती है और ये एक भुज झील है। कौन सी झील है? भुज झील। भुज झील कहां स्थित है? ये भी जैसलमेर में स्थित है। इस भुज झील में इसका पानी आकर इकट्ठा हो जाता है। अंतिम देखिए, एक आपकी सांभर झील है। इस सांभर झील में बहुत सारी नदियां आकर जो है वो गिरती है। पहले तो सांभर झील देख लीजिएगा, 36 किलोमीटर तो ये लंबी है और 2 से 3 किलोमीटर ये जो है वो चौड़ी है। और इसमें देखो मुख्य रूप से 3 नदियां आके गिरती है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांभर झील में किन नदियों का मुख्य रूप से पानी आता है? मेंढा, खंडेला और रूपनगढ़। मेंढा, देखो मेंढा या मेंथा नदी भी कहते हैं। जयपुर में मनोहरपुर की पहाड़ियां हैं। जयपुर में क्या है? मनोहरपुर की पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों से एक नदी निकलती है बारिश के समय, जो सांभर झील में आकर गिर जाती है, जिसका नाम है मेंढा या रूपनगढ़। दूसरी नदी है खंडेला। ये खंडेला नदी जो है वो आपकी यहां से आकर इसके अंदर गिर जाती है। और तीसरी नदी है आपकी नाग पहाड़ अजमेर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रूपनगढ़, और जो आके किस में गिरती है? सांभर झील में गिरती है। और इसी रूपनगढ़ नदी के किनारे पर निम्बारक संप्रदाय स्थित है। ठीक है, क्या है? निम्बारक संप्रदाय जो है वो स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी वो है मेंढा नदी। तो ये आपकी आंतरिक प्रवाह की ऑलमोस्ट नदियां जो है कंप्लीट हो गई है। अब कुछ नदियों से संबंधित अदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अपवाह क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में नदियां, आरोही क्रम में लिखो, है ना, लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो। इस महीने में पूरा हो जाएगा, लगभग 20 तारीख से पहले पहले। शीतल यादव, ज्योग्राफी आपका 20 तारीख से पहले पहले पूरा हो जाएगा। अब लिखो, आप क्या लिखोगे कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखो यहां पर। ठीक है, नोट लगा के लिखोगे, है ना। नोट लगा के लिखो। आप पहली बात लिखो कि राजस्थान में बीकानेर व चूरू में कोई नदी नहीं है। कोई नदी नहीं है। राजस्थान के वे जिले जहां कोई नदी नहीं बहती है, बीकानेर और चूरू है जहां कोई नदी नहीं बहती है। सर्वाधिक नदी कहां बहती है राजस्थान में? सर्वाधिक नदियां कहां बहती है बताओ? अगर सर्वाधिक नदियों का जिला पूछा जाता है, सर्वाधिक नदियां किस जिले में बहती है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, किस जिले में, तो आप क्या बताओगे? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक नदियां जो है वो बहती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक नदियां किस संभाग में बहती है, सर्वाधिक नदियां किस संभाग में बहती है,
सर्वाधिक नदियां किस संभाग में बहती है? तो आप क्या बताओगे? उदयपुर संभाग। सर्वाधिक नदियां, सॉरी कोटा संभाग लिखो। सर्वाधिक नदियां किस संभाग में बहती है? किस संभाग में? तो आप लिखोगे कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां जो है वो बहती है। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि राजस्थान के उत्तर दिशा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान में पश्चिम दिशा में राजस्थान के पश्चिम में सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान के दक्षिण में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लिखो आप। देखो एक मैप बना लेते हैं अपन और मैप में देख लेते हैं। देखो जैसे ये राजस्थान है अपना, अब की बार राजस्थान थोड़ा ठीक नहीं बना है। ये राजस्थान है अपना, ठीक है। एक बार मान लीजिए कि ये क्या है अपना, राजस्थान है, ठीक है। ये हो गई इसकी उत्तर दिशा, ये हो गई इसकी पूर्व दिशा, ये हो गई इसकी पश्चिम दिशा, और ये हो गई अच्छा पश्चिम इधर करेगा, ये हो गई इसकी दक्षिण दिशा, और ये हो गई पश्चिम दिशा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि उत्तरी राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? उत्तरी राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? तो आप क्या बता देंगे? घग्गर नदी। क्या बता देंगे? घग्गर नदी। उत्तरी राजस्थान की कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। उत्तरी राजस्थान की कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। पश्चिमी राजस्थान की कौन सी नदी है? पश्चिमी राजस्थान कौन सा हो गया? ये हो गया पश्चिमी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान में ये नदी बहती है, कौन सी नदी है ये? लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिणी राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? दक्षिणी राजस्थान में ये नदी बहती है आपकी, ये वाली, क्या नाम है इसका? माही नदी। क्या है? माही नदी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पूर्वी राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? तो पूर्वी राजस्थान में ये एक नदी है जो इधर से प्रवेश करके और ऐसे चली जाती है। कौन सी नदी है ये? चंबल नदी है। चंबल नदी पूर्वी राजस्थान की आ गई। और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे? आपसे पूछा जाएगा कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? तो ऐसे सबसे लंबी नदी जो है ये कौन सी हो जाएगी आपकी? बनास नदी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप जो है वो आसानी से बता पाएंगे। अब इनको आपको मैं लिखाऊं क्या, या आप स्वतः लिख लोगे? चलो लिख लो, यहां लिख लेते हैं। राजस्थान के उत्तर में बहने वाली नदी घग्गर नदी। इसी प्रकार राजस्थान के पूर्व में, उत्तर के बाद दक्षिण कर लेते हैं, दक्षिण, दक्षिण में बहने वाली नदी, दक्षिण में कौन सी बहती है? माही नदी। राजस्थान के पश्चिम में, राजस्थान के पश्चिम में बहने वाली नदी लूनी नदी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में कभी कभी जब काम नहीं करता है आपका दिमाग, या फिर ये कह लीजिए कि आपकी किस्मत अगर काम नहीं करती है, तो अगर आपको मैप अच्छे से याद नहीं होगा तो ये नदी भी आपके लिए कठिन नदी जो है वो बन जाती है।
क्या बन जाती है, कठिन बन जाता है। अक्सर वो ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा कठिन होता है जो सबसे ज्यादा सरल होता है, बाकी तो कोई क्वेश्चन कठिन होता नहीं है, वो ही क्वेश्चन सबसे कठिन होता है जो ज्यादा सरल होता है ना। कठिन तो वही होगा, वरना तो अगर आपका पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे मान लो कोई चीज आपने पढ़ी नहीं है, वो तो आपके लिए कठिन ना सरल, वो तो कुछ नहीं है आपके लिए, उसको तो आप देखते ही कह दोगे कि भैया ये मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। और अब की बार नेगेटिव मार्किंग है तो हमें और ज्यादा, आपने मारवाड़ी में कहनी सावा चेती हूं पेपर करना पड़ा वो, है नहीं। नेक्स्ट लिखो आप, लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में नदियां, लंबाई के अनुसार, लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम, ठीक है। देखो लंबाई के अनुसार बताना है आपको, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है राजस्थान में? राजस्थान में सबसे लंबी नदी बहती है चंबल नदी। कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी। तो एक नंबर पर कौन सी आ जाएगी? चंबल। कितनी? 1051 किलोमीटर। दूसरी फिर कौन सी आएगी बताओ? दूसरी आएगी आपकी माही नदी। कौन सी आएगी? माही नदी। ये कितनी है? ये जो है आपकी है 576 किलोमीटर। 576 किलोमीटर। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं केवल। इसके बाद आपकी जो आती है वो आती है बनास नदी। कौन सी आती है? बनास नदी। कितनी है? 512 किलोमीटर। और इसके बाद जो नदी आती है आपकी वो आती है लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। कितनी है? 495 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अब मान लो आपको ये पता है, अब हालांकि ये ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑप्शन के आधार पर आते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑप्शन के आधार पर आते हैं, ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बेसिक पूछें, राजस्थान का पूछ लिया जाए जैसे, है ना, क्वेश्चन ही सीधा ऐसा आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी की क्या स्थिति है। तो अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में नदियां बताएं, तो चंबल, माही, बनास और लूनी। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए आपसे कि अपवाह क्षेत्र के अनुसार बताएं, किस अनुसार बताएं? अपवाह क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में बताएं, यानी बहाव क्षेत्र के अनुसार, अपवाह क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम। तो अब आपका आंकड़ा बदल जाएगा। अवरोही क्रम। अब आपका जो मैथमेटिक है वो देखिए क्या होगा। अगर आप कहेंगे कि लंबाई के आधार पर तो चंबल, माही, बनास, लूनी, और अगर कहेंगे कि अपवाह क्षेत्र के आधार पर बताओ आप, यानी बहाव क्षेत्र के अनुसार बताओ, तो सबसे ज्यादा बहाव राजस्थान में किस नदी का है? बनास नदी का है। सबसे ज्यादा बहाव किसका है? बनास नदी का है। इसके बाद दूसरी जो नदी आएगी आपकी वो आएगी लूनी। तीसरी जो नदी आएगी वो आएगी चंबल। बहाव क्षेत्र, पानी का बहाव। और फिर आएगी आपकी चौथी माही नदी आएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप जो है खास तौर पर क्या रख सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। आरोही और अवरोही में कंफ्यूज होते हैं। अवरोही, देखो शब्द देख लो पहले। अवरोही, अवरोही शब्द, और एक है आपका आरोही शब्द है। इसमें देखो 1 2 3 4, 4 है ना, 4, और इसमें कितना है? 1 2 3, 3 है। तो देखो जब भी आपको, देखो पेपर में क्या होता है आपको ये पता नहीं चलता कि अवरोही में क्या करना है। तो आपको समझने के लिए एक बार समझ लो कि अवरोही में 4 अक्षर है, आरोही में 3 अक्षर है। 3 कम होता है, 4 ज्यादा होता है। 4 क्या होता है? ज्यादा होता है। 3 क्या होता है? कम होता है। तो 4 ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की ओर लिखना है हमें। ज्यादा से कम की ओर लिखना है, यानी सीधा सीधा कहें तो बड़ा, छोटा, 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 इस क्रम में लिखना है। अवरोही का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है। और अवरोही में 3 ही अक्षर है, तो 3 है तो पहले कम आएगा, तो कम से ज्यादा की ओर लिखना है। यानी
इसमें क्या लिखना है, सबसे छोटा पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ये लो, अवरोही और आरोही हो गया सरल। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे कालू राम जी बता रहे हैं कि आरोही अपनी छोटी बहन का नाम है, तो छोटे से बड़े की ओर चलो। बहुत अच्छी बात है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी याद कर लो, हर व्यक्ति इसको अलग अलग तरीके से समझ सकता है। मेन बात है आपको समझ में आनी चाहिए। मेन बात क्या है, आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई जो अवरोही है वो बड़ा है तो बड़े से छोटे की ओर चलना है, आरोही छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर चलना है। बस सीधा सीधा यही है, आपको याद रखना है। अब कुछ ऐसी नदियां हैं जो आपको कंफ्यूज कर देती है पेपर के समय। तो उनको लिख लेते हैं, जैसे कि लिखिए मुख्य नदी और सहायक नदी। मुख्य नदी, सहायक नदी। मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी। यहां पर कुछ कंफ्यूजन होता है, जैसे कि सांगी और साबी नदी है। सांगी और साबी नदी है, पेपर में कंफ्यूजन हो जाता है कि सांगी किसकी सहायक नदी है और साबी किसकी सहायक नदी है ना। इस तरीके का क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा, सांगी नदी जो है, सांगी जो नदी है, सांगी है ना, इनको मोस्ट लिख देना। सांगी जो है वो लूनी नदी की सहायक नदी है, लूनी की सहायक नदी, ठीक है। और साबी जो है वो अंतः प्रवाह की नदी है, ये किसी की सहायक नदी नहीं है, अंतः प्रवाह की नदी है ये, ठीक है। एक और लिखो आप, एक नदी है आपकी सूकड़ी और एक नदी है सूकली, सूकड़ी, और एक नदी है आपकी सूकली। देखो सूकड़ी नदी तो लूनी नदी की सहायक नदी है, लूनी नदी की सहायक, जबकि ये जो सूकैली है, सूकैली, सूकली जो नदी है ये पश्चिमी बनास की सहायक नदी है, पश्चिमी बनास। और पश्चिमी बनास में भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो एक तो नदी है बनास नदी, बनास नदी, इसका पानी अरब सागर में जाता है, याद रखना, सॉरी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये बनास नदी है, याद रखना। और पश्चिमी बनास जो नदी है ये ठीक उल्टी है, इसके ठीक उल्टी है, पश्चिम में है, याद रखना। अगर बनास के साथ पश्चिम लगा जाए तो ठीक उल्टा कर देना है। पश्चिमी बनास ये अपना पानी कहां लेके जाती है, अरब सागर में। कहां लेके जाती है, अरब सागर में लेके जाती है। इसके बाद एक नदी लिखो काली सिंध और काली सील। काली सिंध, एक तो नदी है काली सिंध, ये कंफ्यूजन पैदा करती है। काली सिंध किसकी सहायक नदी है और काली सील नदी है, दोनों पढ़ाई हुई आपको। काली सील नदी ये किसकी सहायक नदी है, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है।
तो देखो काली सिंध नदी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। काली सिंध और परवन नदी के किनारे पर गागरोन दुर्ग स्थित है, झालावाड़ में, है ना, पढ़ा है आपने। तो काली सिंध जो नदी है वो चंबल की सहायक नदी है, और काली सिल बनास की सहायक नदी है। ये तो किसकी है? चंबल की, और ये है आपकी बनास की सहायक नदी। कोई कंफ्यूजन समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से हमें याद रखना है। ये मोस्टली वो नदियां लिखा रहा हूं जिनके नाम एक जैसे हैं और जिनके नाम के कारण पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है। नाम के कारण जिसके कारण पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है। एक है मानसी नदी और एक है मानसी नदी। देखो एक तो है आपकी, ऐसे मान लो मासी नदी, है ना, थोड़ा सा याद करने के लिए। एक है मानसी, ये दो नदियां हैं, एक तो मानसी नदी और एक है मानसी नदी। एक तो है मानसी नदी और एक है मानसी नदी। तो देखो मानसी नदी जो है वो बनास की सहायक नदी है। ये किसकी है? बनास की सहायक, बनास की सहायक नदी। जबकि दूसरी जो मानसी नदी है, मानसी, ये है वाक्कल नदी या साबरमती नदी की सहायक नदी। साबरमती की सहायक नदी, सहायक नदी। फिर आती है आपकी एक और नदी संगम आता है, जिसमें एक तो है मोरेन नदी और एक है मोरेल नदी। मोरेन नदी है एक तो, और एक है मोरेला। मोरेन जो है, मोरेना न है आपकी माही नदी की सहायक नदी। किसकी है ये? माही नदी की सहायक नदी है। माही की सहायक। और ये जो मोरेल है ये क्या है? बनास की सहायक है। बनास नदी की क्या है? ये सहायक नदी है। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? और जो बाकी क्वेश्चन बच गए, ऐसे नदियों के मैं आपको लगभग 250 क्वेश्चन करवाऊंगा। और जो क्वेश्चन बच गए, कुछ नदियां ऐसी है जो ज्यादा मोस्ट नहीं है लेकिन कभी कभी उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो सब क्वेश्चन हम जो है वो जब करेंगे, क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर, तो उसमें कवर हो जाएंगे। एक नदी है आपकी रूपा रेल और एक नदी है रूपनगढ़। रूपा रेल, ठीक है, और एक नदी है रूपा गढ़, रूपनगढ़, सॉरी, रूपनगढ़ करना है, रूपनगढ़। रूपा रेल और रूपनगढ़ ये दो नदियां हैं। रूपा रेल जो है अलवर भरतपुर में बहती है। ये अलवर भरतपुर, और फिर कहां चली जाती है? ये मोती झील में। पढ़ी थी, आज ही पढ़ी है ये तो हमने। दूसरी है रूपनगढ़। रूपनगढ़ जो है अजमेर के अंदर बहती है, अजमेर से बहती है, और कहां जाती है? ये सांभर झील में। कहां जाती है? सांभर झील में अपना पानी लेके जाती है। ठीक है, एक नदी हमने आपको बताई थी, याद आ रहा है तो आपको, गंभीर नदी, गंभीर। और एक नदी हमने आपको बताई थी गंभीरी, गंभीरी। देखिए ये जो नदी है ये किसी की सहायक नदी नहीं है, ये अलवर से निकलती है, और अलवर से निकलती है, कहां लिखाया था आपको? ये यमुना में जाती है, ये सीधे, है ना, यमुना में बहती है। यमुना में मिलती है ये। और जो गंभीरी नदी है ये है आपकी बेड़च नदी की सहायक नदी। बेड़च की सहायक नदी, ये एमपी से आती है। एमपी से, कहां से आती है? एमपी से निकलकर जो है वो आती है। ठीक है, एमपी से निकल के आती है ये।
बांडी जो नदी ना, बांडी, वो भी दो बांडी नदी है, ठीक है। बांडी नदी भी कितनी है, एक तो पाली से निकलती है लूनी नदी में, और एक अजमेर से निकलती है और बनास नदी में जाती है। बांडी एक और बांडी दो। एक बांडी तो क्या है, लूनी नदी की सहायक नदी है, लूनी की सहायक, और ये कहां से निकलती है, पाली जिले से। और एक है आपकी लूनी दूसरी नदी है जो अजमेर से निकलती है, अजमेर से निकलती है और बनास नदी की ये सहायक बनती है, ठीक है। एक और नदी है खारी नदी। राजस्थान में तीन नदियां खारी नदी है, खारी और फिर खारी, यानी खारी नाम की तीन नदियां हैं राजस्थान में। कितनी नदियां हैं, तीन नदी है खारी, एक, दो और तीन। पहली जो खारी नदी है, पहली जो खारी नदी है वो आपकी खारी नदी है शेरगांव की पहाड़ी, सिरोही, लूनी नदी में मिलती है। शेरगांव पहाड़ी सिरोही से निकलती है और लूनी की सहायक नदी है, लूनी की सहायक है ये। अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा क्या है, ठीक है। सांभर नागौर अंतर प्रवाह की नदी है ये। सांभर, सांभर में मिलती है और नागौर से निकलती है। कहां से निकलती है, नागौर से निकलती है। इसमें मैंने लिखाया नहीं है शायद, यहां से, यहां नागौर की तरफ से एक नदी आती है इस तरीके से बहते बहते, ये खारी नदी है। खारी कौन सी नदी है, खारी, खारी नागौर से निकल के आती है। हालांकि मुख्य रूप से नदियां यही है, खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़। लेकिन पूछा जा सकता है कि चंबल नदी में, सांबर झील में मिलने वाली नदी खारी। और तीसरी जो खारी नदी है वो है बिजराल की पहाड़ी, राजसमंद से। बिजराल की पहाड़ी, राजसमंद, ठीक है। बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और ये बनास की सहायक नदी है। किसकी है ये, बनास की, बनास की सहायक। तो ये कुछ नदियों की मोस्ट बातें आपकी हो गई है। नदियों का टॉपिक आपका हो चुका है पूरा। आशा करता हूं कि अब तक जो आपने पढ़ा था उससे कुछ ना कुछ आपको ज्यादा ही मिला है, कुछ ना कुछ बेहतर मिला है। हमने प्रयास किया है आपके लिए, और इसी प्रकार से आगे हम झीलें पढ़ेंगे। ये नदियों का टॉपिक आज पूरा हो चुका है। 100 क्वेश्चन भी इसके करवा दिए, 100 क्वेश्चन आपको जल्द ही करवाएंगे, प्रयास करेंगे कि कल ही करवा दें, और फिर जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। 12 बजे आज मनोविज्ञान की क्लास करेंगे, ठीक है, क्योंकि मनोविज्ञान की क्लास काफी समय से अटकी पड़ी है। तो 12 बजे आज अधिगम के बारे में पढ़ेंगे मनोविज्ञान की क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और पीडीएफ आपको जो है वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। 2 सेशन की तो पीडीएफ मिल चुकी है नदियों की, और ये लास्ट सेशन है इसकी पीडीएफ।